हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों ने ये वीडियो शुरू करने के पहले कुछ बातें मेरे को बतानी है जो आप लोगों ने सुन लेना है। दोस्तों, वेलकम टू माय रिविजन्स। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये लॉ का रिवीजन है। नहीं दोस्तों, ये लॉ का रिवीजन तो है, पर ये वो लॉ का रिवीजन नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये है आप लोगों के इनकम टैक्स लॉ का रिवीजन, यानी कि आपके डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन। इसमें हम लोग एक एक चैप्टर करके, एक एक कॉन्सेप्ट करके रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन वीडियो देखने के पहले एक बार मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर लूं। मेरा नाम है सीए शुभम सिंगल एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैड क्लियर्ड माय सीए बैक इन नवंबर 2018। तुम लोग मेरे को जानते हो सकते हो अगर तुमने मेरे लॉ के रिवीजन वीडियोस देखे होंगे, या नहीं जानते होगे तो ये पहला वीडियो है जो आप मेरा देखने वाले हो। दोस्तों, ये डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन जो है ये आप लोगों को बहुत शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में ये रिवीजन करवाया जाएगा। पर मेरे को पता है आपका सवाल क्या है। आपका सवाल ये है कि सर एग्जाम को इतने कम समय बचे हैं, अब कहाँ कोई नया रिवीजन वीडियो देखे। माना कि आपके रिवीजन वीडियोस हमको जमते हैं लॉ के, डीटी का क्यों देखे। तो मेरी बातें सुन लो दोस्तों। जो आपका डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन है इसमें कुछ अलग चीजें हैं। सबसे पहले इसकी कवरेज, यहाँ पे जो हमने कवरेज कर रखा है ये 100% डिटेल्ड कवरेज है। और ये जो कंसेप्ट है ये आपके सारे जगह से मिला करके पूरे आईसीआई मॉड्यूल को कवर करके सारे कंसेप्ट यहाँ पे कराए गए हैं। पर सर कंसेप्ट तो बाकी जगह भी कवर होते हैं, तो अलग क्या है। अलग ये है कि जब आपके क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो वो कॉन्सेप्ट को भी समराइज करके समरी नोट्स में डाला गया है और उसको रिवीजन वीडियो में समराइज किया गया है। तो उससे आपका 100% रिवीजन होगा, इसकी गारंटी है। तो पहला तो ये रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए बहुत डिटेल्ड है। दूसरा दोस्तों, ये जो रिवीजन है ये व्हाइट बोर्ड रिवीजन है। मतलब क्या, आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड खोला और उसमें सारी चीजें स्क्रिबल करके लिखता गया ताकि आप लोगों को फ्लो भी समझ आए, कॉन्सेप्ट भी समझ आए और साथ साथ में रिवाइज भी होता जाए। और साथ साथ में आप, ताकि आप लिख रहे हो तो आपका अटेंशन भी बना रहे और आप जितने समय का वीडियो है उतनी समय में खत्म कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखना। व्हाइट बोर्ड रिवीजन हर चैप्टर के लिए नहीं हुआ है, पर मैक्सिमम चैप्टर के लिए कोशिश किया गया है, क्योंकि हर चैप्टर में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी जो इस रिवीजन का है कि आप लोग इसके साथ साथ टैक्स शॉर्ट्स भी ले सकते हो। कौन सा शॉर्ट्स? शॉर्ट्स कितने एमएल का? अरे एमएल का नहीं, मिनट्स का होता है टैक्स शॉर्ट्स। क्या है सर ये टैक्स शॉर्ट्स? ये हमारे रिवीजन ऑडियोज है जिसमें हर एक सेक्शंस को रिवीजन ऑडियो में कन्वर्ट करके डाला गया है और रोज डेली बेसिस पे टेलीग्राम में डाला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सोने के पहले आप ये शॉर्ट लेकर के सोए, मजा ही आ जाएगा भाई। गारंटी है मजा आ जाएगा। एक बार टैक्स शॉर्ट सुन लीजिएगा। सर टैक्स शॉर्ट्स कहां से मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आपको टैक्स शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, ये नोट्स भी मिल जाएंगे जो आने वाले रिवीजन में आपको दिखने वाला है। और अगर दोस्तों आप लोगों को रिवीजन के बारे में, टैक्स शॉर्ट्स के बारे में, नोट्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन एंड आई नीड दैट राइट नाउ। एंड डू मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो सो दैट इट रीचेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर अच्छा रहा तो अपने आप वायरल हो जाएगा, बट तुम्हारी मदद लगेगी। तो मिलता हूं आपसे, ये रिवीजन एंजॉय कीजिए। मिलता हूं आपसे रिवीजन के बाद। Alright guys, चलो a very good evening to all of you. We will begin today's session. क्या करने वाले हैं आज के सेशन में अपन लोग? आज के सेशन में अपन लोग रिवीजन करने वाले हैं दो बड़े ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड चैप्टर का पूरा 100% रिवीजन करेंगे। कौन कौन से चैप्टर का? इनकम टैक्स अथॉरिटी का और अपील और रिवीजन का। आपको पता है हम लोग रिवीजन कैसे करने वाले हैं, एकदम आराम से बस सुनते जाना। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने हाथ में पेपर और पेन लेकर के जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ वो सुनते सुनते स्क्रिबल करते जाओ। सारी चीजें याद होके खत्म कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस एक वादा कर लो, बस एक वादा कर लो कि अभी हाँ ये देख लिया तो आखिरी जब तक नहीं हो जाता तब तक उठ के नहीं जाओगे, क्योंकि तुम मुझे अपना 1 घंटा दो, मैं तुम लोगों को कॉन्फिडेंस दूंगा, पक्की बात है। मेरी बात सुनो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 116 से। किस बारे में बात करता है? ये बात करता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में, कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज की हायरार्की क्या होती है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज की हायरार्की आप ये देखिए मेरे स्क्रीन पे, जो हमने क्लास में बनाया था, कि आपका सीबीडीटी होता है सबसे ऊपर, उसके बाद आपका एक तरफ असेसमेंट विंग आता है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट विंग आता है। असेसमेंट विंग में आप देखिए सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, सीआईटी, पीसीआईटी, एडिशनल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। ऊपर कौन है? एडिशनल। नीचे कौन है? असिस्टेंट। असिस्टेंट, ठीक है। और लास्ट में कौन आता है? इनकम टैक्स ऑफिसर। और उसके बाद आते हैं टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स। ये आपका हायरार्की हो गया असेसमेंट विंग वाले साइड में। इन्वेस्टिगेशन विंग में जहां पे कमिश्नर होता है वहां डायरेक्टर जनरल हो जाता है। तो यहाँ पे सॉरी, जहां कमिश्नर होता है वहां डायरेक्टर हो जाता है, जहां चीफ कमिश्नर होता है वहां डायरेक्टर जनरल हो जाता है। तो डीजी, पीडीजी, डी डी पी डीपीडी, और उसके बाद एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर और इंस्पेक्टर। ये आपका हायरार्की हो गया।
प्लीज ध्यान से सुनना आपके अपीलेट का आपका सबसे इंपॉर्टेंट अपील है सीआईटी अपील। सीआईटी अपील के साथ एक एडिशनल सीआईटी अपील होता है, लेकिन पहले आपका डेप्यूटी कमिश्नर अपील होता था, जो आज के डेट में प्रैक्टिकली रेलेवेंट नहीं रहा। ये 2000 में इनको हटा दिया गया था, पर फाइनेंस एक्ट 2023 में एक नया पोजीशन खोला गया, कौन सा, ज्वाइंट कमिश्नर अपील का। तो जहां पे भी अगर आपका फाइनेंस एक्ट 2023 यानी कि मई 24 नवंबर 24 वाले तुम लोगों के लिए ज्वाइंट कमिश्नर अपील है, बाकी मई नवंबर 23 वाले तुम लोगों के लिए ज्वाइंट कमिश्नर अपील एग्जिस्ट, सॉरी हाँ, ज्वाइंट कमिश्नर अपील एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसमें असेसिंग ऑफिसर कौन होता है दोस्तों? सीआईटी के लेवल के नीचे के लोग जो इन टैक्स रिकवरी ऑफिसर के ऊपर है, ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके असेसिंग ऑफिसर में आ जाते हैं। और उसके बाद ये चारों को मैं सीआईटी बोलता हूं। चार मतलब सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, डायरेक्टर और प्रिंसिपल डायरेक्टर को मैं सीआईटी बोलूंगा, मतलब इनके लेवल के लोग, और सीसीआईटी मतलब उसके ऊपर के लेवल के लोग। ये आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी का पूरा हायरार्की है। राजा मेरी बात सुनो, क्या इसमें आईटैट आता है? आईटैट आता है? नहीं, क्या इसमें आईटैट आता है? इसमें आईटैट नहीं आता है। इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो नहीं आता है। उसके आगे बढ़ेंगे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। ये आपका सेक्शन 116 था, जो किसके बारे में बात करता है? आपके पूरी हायरार्की के बारे में बात करता है। उसके बाद सेक्शन 119 क्या कहता है? 119 कहता है कि सीबीडीटी जो है ना, सीबीडीटी वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, किसको? अपने सबऑर्डिनेट्स को। मतलब सीबीडीटी के नीचे जो इतने सारे इंसान थे, वो हर किसी को क्या इशू कर सकता है? डायरेक्शन इशू कर सकता है। पर सुनो, दो जगह ज्ञान मत देना, दो जगह ज्ञान मत देना। कौन से दो जगह दोस्तों? पहला पहला कौन सा? पहला ये है कि आप लोगों ने, आप अगर किसी तरह का अपील चल रहा है, तो आप अपीलेट प्रोसीडिंग में इंटरफियर नहीं कर सकते। आप अपीलेट प्रोसीडिंग में इंटरफियर नहीं कर सकते। और दूसरा, आप किसी पर्टिकुलर केस को पिक करने नहीं बोल सकते, या किसी पर्टिकुलर केस को स्पेसिफिक तरीके से डिस्पोज करने के लिए नहीं बोल सकते। मतलब यार, तू सीबीडीटी होने का गलत फायदा मत उठा। तू ये मत बता कौन सा केस उठाना है, कौन सा केस किस तरीके से डिस्पोज करना है। तुम उसके अलावा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मत दो, इन जनरल डायरेक्शन जो है तुम दे सकते हो। पर उसके अलावा मेरी बात सुनना, जैसे कि आपको पता है कि अगर रिफंड क्लेम करना है तो एक स्पेसिफिक टाइम तक क्लेम करना होगा, एग्जेम्पशन एक स्पेसिफिक टाइम तक क्लेम करना होगा। ये टाइम लिमिट में अगर नहीं मीट कर पाए तो क्या होगा? तो असेसिंग ऑफिसर आपको कॉन्डोनेशन फॉर डिले भी दे सकता है, पर वो देने की अथॉरिटी कौन देगा? सीबीडीटी। सीबीडीटी जो है आप लोगों के जेन्युइन हार्डशिप, मतलब जेन्युइन दिक्कत को हटाने के लिए कॉन्डोनेशन फॉर डिले कर सकता है, जो पर तभी करेगा अगर कोई जो चीज हुई है वो एसएससी के कंट्रोल के बियॉन्ड है। जो चीज हुई है वो एसएससी के कंट्रोल के बियॉन्ड है। अब मेरे को एक बात बताओ सर, एसएससी के घर में कोई डेथ हो गई, उसकी वजह से वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, लॉस रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, वो सीबीडीटी के पास गया कॉन्डोनेशन फॉर डिले के लिए। क्या सीबीडीटी मना कर सकती है? लॉस रिटर्न 139(3) के अंदर लिखा है कि ड्यू डेट के पहले फाइल करो, वो नहीं कर पाया बेचारा, उसके घर में डेथ हो गई। अब वो सीबीडीटी के पास गया, सीबीडीटी क्या बाउंड है कॉम्बिनेशन देने के लिए? वैसे तो नहीं। बट यहाँ पे जो इवेंट हुआ, वाज इट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एसएससी? यस। सो इज इट मैंडेटरी फॉर द सीबीडीटी टू गिव द एक्सटेंशन? जी हाँ। एक रीजन पावर टेक करके केस लॉ था, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। वो जो केस लॉ था उसमें ये बोला गया कि अगर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एसएससी है, तो भले हमने लिखा है सीबीडीटी के पास पावर है, पर सीबीडीटी अपना कॉन्डोनेशन देगा जरूर, ऐसा नहीं कि मन मर्जी दिखाएगा वो अपनी। ये हो गया सर 116 और 119। इतना ही हम पढ़ेंगे पहले वाले पार्ट में। 117 और 118 काट दो, उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ सर जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने जुरिस्डिक्शन किसका पढ़ा? ऑफ एन इनकम टैक्स अथॉरिटी। दोस्तों, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या चीजें कर सकता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी जो हायरार्की होती है, वो हर चीज कर सकता है जो उसको सीबीडीटी बोले। उसके अलावा इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट का काम कर सकता है। मतलब मान लो सीसीआईटी है, तो सीसीआईटी हर वो चीज कर सकता है जो सीआईटी कर सकता है। सीआईटी का पावर किसके पास रहेगा? सीसीआईटी के पास रहेगा, सब्जेक्ट टू सीबीडीटी का अप्रूवल। सिमिलरली जो आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी है, वो अपने जूनियर को डायरेक्शन भी इश्यू कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी किससे पावर लगेगा? आपको सीबीडीटी से पावर लगेगा। सर बेसिक बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। और उसके अलावा इनकम टैक्स अथॉरिटी जो होते हैं ना, वो अपने पावर असाइन भी कर सकते हैं, किसी और को भी पावर अपना असाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दो सर, एग्जांपल याद करो, जब तुमने 139(3) का लॉस रिटर्न, हमने इसके पहले असेसमेंट का पूरा रिवीजन किया है, जब आपने 139(3) का लॉस रिटर्न भरा, तो वो लॉस रिटर्न में आपको याद होगा, अगर समय पे नहीं भर पाए तो कॉन्डोनेशन फॉर डिले 3 लेवल पे होता था। अगर आपका 10 लाख तक का लॉस रिटर्न है तो सीआईटी कर दे, वो 50 लाख तक का है तो सीसीआईटी कर दे, और 50 लाख के ऊपर है तो सीबीडीटी कर देगा। वैसे तो कॉन्डोनेशन का पावर सीबीडीटी को ही था, पर ये वाले सेक्शन के चलते उसने अपने पावर को क्या कर दिया? इन लोगों को असाइन कर दिया, और खुद कुछ अपने पास रख लिया और कुछ पावर असाइन कर दिया। ये किसकी बात हो गई? ये जुरिस्डिक्शन ऑफ आईटीए की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं जुरिस्डिक्शन ऑफ एन असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर की क्या जुरिस्डिक्शन होती है? एक बार नोट से देखो मेरे सर, एक बार ही नोट से देखेंगे अपन।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, ये देखो असेसिंग पावर की कौन सी ज्यूरिसडिक्शन होती है असेसिंग ऑफिसर की। देखो असेसिंग ऑफिसर ना उसके एरिया में जितने भी लोग बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं उस पे उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, या कोई भी इंसान जो उस एरिया में रिसाइड कर रहा है उस पे उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। अब कभी-कभी सवाल ये आ जाता है असेसिंग ऑफिसर के ज्यूरिसडिक्शन पे। तो सवाल ये आ गया वेदर असेसिंग ऑफिसर हैज ज्यूरिसडिक्शन टू असेसी। ये एओ का इस असेसी पे ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं। मेरे एग्जांपल में ले लो, मैं रायगढ़ में रहता हूं ओडिशा में। यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर मिस्टर पांडे, पांडे का क्या मेरे पे अथॉरिटी है। वो अगर उस पे क्वेश्चन मार्क उठ गया तो क्वेश्चन डिटरमाइन कौन करेगा, सीआईटी या सीसीआईटी, जो बड़े लोग होते हैं। पर अगर तुमने सीसीआईटी या सीआईटी पे क्वेश्चन उठा दिया, क्वेश्चन ऑन एरियाज विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ सीसीआईटी, तुम जब सीसीआईटी के पास गए तो तुम बोल रहे हो सीसीआईटी तेरा भी ये एरिया नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो दो सीसीआईटी होंगे ना वो आपस में म्यूचुअली अग्री कर लेंगे। मतलब मान लो अगर मैं बोल रहा हूं मेरा सीआईटी मुंबई पुणे वाला है और पांडे जी बोल रहे हैं रायगढ़ वाला है, तो दोनों सीआईटी आपस में म्यूचुअली अग्री करेंगे। अगर वो लोग नहीं करते तो सीबीडीटी बताएगा, या सीबीडीटी किसी सीआईटी को बोलेगा भाई तू बता दे दोनों में से कौन से सीआईटी की अथॉरिटी है, और वो सीआईटी जो है वो अपना अथॉरिटी दिखाएगा। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या एक असेसी असेसिंग ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन उठा सकता है? जी हाँ उठा सकता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, उसके बाद नहीं उठा सकता। दोस्तों लिमिटेड टाइम पीरियड क्या है, मेरी बात ध्यान से देखना। अगर उसने रिटर्न समय पे भर दिया, अगर तू ढंग से काम कर रहा है, तो जब तेरे को विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द नोटिस अंडर 142(1) और 143(2), जब तेरे को नोटिस आया और या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसके 1 महीने के अंदर क्वेश्चन उठाना है तो उठा देना। नोटिस आया तो जाके क्वेश्चन कर ले, ऐसा नहीं सो रहा था 6 महीने तक। दूसरा, अगर तूने रिटर्न ही नहीं भरा है तो तेरे को 142(1) या 148 का या शो कॉज नोटिस जब आएगा उसके एक्सपायरी के बाद। या फिर तीसरा, अगर एक्शन मेड अंडर सेक्शन 132, अगर सर्च और सीजर हो गया, तो जब आपका 153 ए और सी के अंदर असेसमेंट शुरू होता है उसके 1 मंथ के अंदर, उसके 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। दोस्तों 153 ए और 153 सी का जो असेसमेंट है ये 1 अप्रैल 2021 से बंद हो गया है। अब पहले क्या होता था, अगर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आपका 132 में सर्च होता था तो पहले 153 ए में असेसमेंट शुरू होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपका असेसमेंट 148 में ही शुरू होता है। उसमें आपको याद होगा हमने 148 पढ़ा है असेसमेंट प्रोसीजर में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर सर्च और सीजर हो रहा है तो ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन है विच शोज दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। हेलो 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 हाय गुड गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, थोड़ा उठ जा, अपनी राख से तू उठ जा। चीजें याद रखनी पड़ेगी सर, क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन 127 क्या है, पावर टू ट्रांसफर केस, एकदम एकदम फालतू है। सक्सेशन ऑफ आईटीए क्या है, 129 क्या कहते हैं, सक्सेशन ऑफ आईटीए। अभी मेरे मेरा मेरा ऑफिसर कौन था, असेसमेंट ऑफिसर पांडे जी। अभी पांडे जी रिटायर करके कोई नया असेसिंग ऑफिसर आया, तो नया असेसिंग ऑफिसर आएगा ना, तो मेरा अगर कोई प्रोसीडिंग चल रहा था तो जिस स्टेज पे प्रोसीडिंग था ना उसी स्टेज पे नए वाले असेसमेंट ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको शुरू से वापस से प्रोसीडिंग शुरू करना पड़ेगा, नहीं। एट द स्टेज जहां पे ट्रांसफर हुआ वहीं से प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरे को यानी कि असेसी को क्या मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं, वो तो पहले दे गया पांडे जी, अभी मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड। उसके बाद सर फेसलेस जुरिस्डिक्शन ऑफ आईटीए, फेसलेस का हम स्कीम बना देंगे। पावर ऑफ आईटीए समझो, आपका सेक्शन 139 131 क्या कहता है, अब से थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आपका 131 132 ए 132 132 बी, ये सारे सेक्शंस जो है ना, और 133 ए, ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। 131 क्या कहता है सर, 131 कहता है, हेलो हेलो हेलो, आपका पावर टू इशू, आपको पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, पावर टू इशू डायरेक्शन। मेरी बात सुनना, अगर एक सूट चल रहा है, अगर एक सूट चल रहा है तो उस सूट में, अगर एक सूट चल रहा है तो उस सूट में इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या पावर होगा दोस्तों, इनका वही पावर होगा जो एक सिविल कोड का होता है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इनके क्या पावर होते हैं, 4 पावर, वही डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, enforcing attendance of any person and examination on oath। आप किसी को भी बुला सकते हो और उनका एग्जामिनेशन ऑन ओथ कर सकते हो। कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप उनको जबरदस्ती कर सकते हो। एंड लास्ट इशूइंग कमीशन, आप उनको कमीशन इशू कर सकते हो, मतलब समन भेज सकते हो, बुलावा भेज सकते हो। ये चारों पावर कब आता है, जब आपका सूट चल रहा हो या कोई प्रोसीडिंग चल रही हो। पर अगर प्रोसीडिंग नहीं भी चल रही है ना, तो दो केसेस में, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपकी प्रोसीडिंग नहीं भी चल रही है तो दो केसेस में ये सेम पावर आपके पास आ जाएंगे। पहला, अगर ऐसा लग रहा है आपके पास कोई रीजन टू बिलीव है कि इनकम कंसील हुए हैं, मतलब कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, या दूसरा, पहला तो कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, या दूसरा अगर सेक्शन 90 या 90 ए में कोई इंफॉर्मेशन आया है
जिसकी वजह से हमको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए भी आपके पास ये चार पावर जो है अचानक से जागरूक हो जाएंगे। ये आपके पावर्स हैं। ये पावर्स किसके हैं? इनकम टैक्स अथॉरिटीज के हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स अथॉरिटी का एक और पावर है, टू इंपाउंड एंड रिटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट जब्त कर सकते हैं? और जब्त करके कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं? आप जब्त कर सकते हैं, लेकिन इंपाउंड करने के लिए ना आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में। आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में। और कितने समय तक रिटेन करोगे? आप मैक्सिमम 15 दिन तक रिटेन करोगे। और ये 15 दिन में हम हॉलीडेज को इंक्लूड नहीं करेंगे भैया, हॉलीडेज छोड़ दो। उसके अलावा 15 दिन रिटेन करोगे। और जब 15 दिन से ऊपर अगर तुमको रखना है ना, तो तुमको सीआईटी या चीफ सीआईटी का अप्रूवल लगेगा। उसके बाद ही आप उसको 15 दिन से ज्यादा रिटेन कर सकते हो। अरे मेरी बात समझे क्या? जी हाँ सर, ये बेसिक पावर था 131 132 में। 131 में किस तरीके से याद रखोगे? चार पावर है जो सिविल कोड के आते हैं। अगर सूट चल रहा हो, तो सूट नहीं भी चल रहा हो, तो दो केस में ये पावर आ जाते हैं। पहला, अगर कोई रीजन टू बिलीव है कि आपने कोई इनकम कंसील करके रखा है, या अगर डीटीडबलए में या टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट में, ये क्या है? 90 है डायरेक्ट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, और 90 ए क्या है? टीआईईए। ये दोनों भी केस में क्या होता है? ये दोनों भी केस में आपको इन्फॉर्मेशन के अंडर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो चार पावर मिल जाते हैं। उसके बाद इंपाउंड और रिटेन करने के लिए रीजन चाहिए, और रिटेन 15 दिन, 15 दिन का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये क्या हो गया? ये आपका बेसिक प्रोविजन हो गया सेक्शन 131 का। अब उसके बाद आता है 132। चलो, सेक्शन 132 क्या कहता है? 132 किस बारे में बात करता है? 132 बात करता है सर्च के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च एंड सीजर। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर्च एंड सीजर क्या कहता है? सबसे पहले सर्च करेगा कौन? सर्च करेगा ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर को सर्च करने का पावर कौन देगा? इसको पावर देगा ऑथराइजिंग ऑफिसर। ऑथराइजिंग ऑफिसर कौन होता है सर? देखो, सबसे पहले तो ऑथराइजिंग ऑफिसर बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि सीआईटी और सीसीआईटी। ये लोग किसको ऑथराइज करते हैं? जनरली ये लोग असेसिंग ऑफिसर्स को ऑथराइज करते हैं कि तू जाके सर्च और सीजर कर ले। पर कुछ केसेस में आपका जो ज्वाइंट कमिश्नर होता है, जो आपका ज्वाइंट कमिश्नर होता है, या जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं ना, अगर इनको सीबीडीटी एम्पावर करेगा, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं? ऑथराइज कर सकते हैं। और ये किसको ऑथराइज करेंगे सर? अपने नीचे के लोग को, डेप्यूटी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, या इनकम टैक्स ऑफिसर को, कि तुम लोग जाकर के क्या कर लो? सर्च एंड सीजर कर लो। तो ये ऑथराइजिंग ऑफिसर होते हैं, ये ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है सर? जो सर्च करता है। ये पहला स्टेप हो गया, ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है। दूसरा, ऑथराइज्ड ऑफिसर कब सर्च करता है? तीन सर्कमस्टेंस में ऑथराइज्ड ऑफिसर सर्च कर सकता है। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन दैट गिव्स हिम रीजन टू बिलीव। क्या रीजन टू बिलीव है? रीजन टू बिलीव क्या है दोस्तों? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, कि हम उसको अगर 131 में कोई नोटिस भेजेंगे, या फिर अगर उसको 142 में कोई नोटिस भेजेंगे, 131 का समन भेजेंगे, या 142 का नोटिस भेजेंगे, तो वो रिप्लाई नहीं करेगा। या अगर हमने उसको 131 का समन ऑलरेडी भेजा है, या 142 का नोटिस भेजा है, और वो फेल्ड टू रिप्लाई, इफ ही फेल्ड टू रिप्लाई, या फिर क्या कहा हमने, ये दोनों भी कंडीशन में, या फिर अगर उसके पास कोई अनडिस्क्लोज इनकम है, ये तीनों केस में क्या होगा? अगर ये तीनों केस में क्या होगा? अगर ये तीनों चीजें हो रही है ना, तो इस केस में क्या होगा? इट विल गिव देम अ रीजन टू बिलीव दैट इनकम हैज एस्केप्ड। ये आपका, उसके पास कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन होगा, तो वो क्या कर सकता है? वो फिर करेगा सर्च और सीजर। सर्च और सीजर के 3 पॉइंट। सर्च मतलब क्या? सबसे पहले तो एंटर करो। एंटर कहां पे? एंटर एनी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, कोई भी जगह पे वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल्स, जो भी चीज जहां पे भी रखी है, वो जगह पे घुस जाओ। दूसरा, ब्रेक ओपन। अगर कोई भी चीज, अगर आपका कीज वगैरह हो गया, लॉक वगैरह हो गया, कोई भी लॉक हो गया, सेफ हो गया, अलमीरा हो गया, जो नहीं खुल रहा है, यू हैव द पावर टू ब्रेक ओपन सच थिंग्स। बिकॉज सर, आपने रेड मूवी देखी है क्या? आपने अगर रेड मूवी देखी होगी ना, तो रेड मूवी में ये सारी चीजें दिखाई गई है। सबसे पहला एंटर करना, दूसरा ब्रेक ओपन करना, तीसरा कि आप किसी पर्सन से भी पूछताछ कर सकते हो। हाँ, अगर कोई इंसान बाहर जा रहा है, या कोई इंसान अंदर आ रहा है, जिसको देख करके अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर को रीजन टू सस्पेक्ट है दैट ही हैज सीक्रेटेड सम इंफॉर्मेशन, उसके पास कुछ तो खबर है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो उस केस में वो क्या करेगा? उस केस में वो उससे भी इंस्पेक्शन कर सकता है। उसके बाद ये सर्च करने के बाद अगर उसको कोई मनी,
बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सब मिला तो वो सीज कर लेगा। लेकिन एक बात याद रखना, कोई बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल है जो स्टॉक इन ट्रेड अगर है ना, तो उसको आप सीज नहीं कर सकते, उसका सिर्फ इन्वेंट्री बना लेना। क्या कहा मैंने? उसको आप सीज नहीं कर सकते, उसका सिर्फ इन्वेंट्री बना लेना। और उसके अलावा अगर आपको कोई कॉपी लेना है, एक्सट्रैक्ट लेना है, तो वो आप कर सकते हो। और लास्ट में अगर आप जो भी चीजें इकट्ठा करोगे ना, नोट कर लेना, उसकी इन्वेंट्री बना लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली 6 स्टेप है दोस्तों, जो सर्च एंड सीजर के 6 स्टेप होते हैं। ये क्या है? ये वो 6 स्टेप है जो सर्जन सीजर के 6 स्टेप होते हैं। तो अगर ऑथराइजिंग ऑफिसर ने ऑथराइज्ड ऑफिसर को ऑथराइज किया, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई रीजन टू बिलीव है कि भैया या तो तुमने इनकम को तुमने डिस्क्लोज नहीं किया है, या तुम समन का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपके घर में घुस करके सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। पर सर सीजर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है सीजर में, मतलब क्या, जब्त करके अपने पास ले आना। पर कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द वॉल्यूम और ड्यू टू वेट और ड्यू टू द आइटम्स बीइंग डेंजरस आइटम, तुम कभी कभी सीज नहीं कर पाते। तो उस केस में अगर आप सीज नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप सामने वाले को ऑर्डर दोगे कि भैया यू विल नॉट डील विद दिस प्रोडक्ट विदाउट माय परमिशन, एंड सच ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी सीजर। आप उसको क्या बोलोगे? मेरे परमिशन के बिना तू इसको डील नहीं करेगा इसमें, एंड इट विल बी डीम्ड टू बी अ सीजर। सर ये सीजर कब तक वैलिड रहेगा? जब तक आपका नॉर्मली सीजर वैलिड रहता है। पर ये जो डीम्ड सीजर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वापस स्टॉक इन ट्रेड को अप्लाई नहीं होगा। यू कैन नॉट गिव एन ऑर्डर फॉर डीम्ड सीजर इन केस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सिमिलरली सर देखो, यहाँ पे क्या ऑप्शन है? वॉल्यूम, वेट और डेंजरस होने की वजह से आप सीज नहीं कर पा रहे हो। बट इसके अलावा कोई और रीजन है ना जिसकी वजह से आप सीज नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में भी आप ऑर्डर दे सकते हो कि भैया मेरे परमिशन के बिना डील नहीं करोगे। पर ये जो ऑर्डर होगा ना, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड डीम्ड सीजर, इट विल बी कंसिडर्ड एज रीस्ट्रेन्ड ऑर्डर। इट विल बी कंसिडर्ड एज रीस्ट्रेन्ड ऑर्डर। रीस्ट्रेन्ड ऑर्डर मतलब क्या? हमने आपको इसमें से डील करने से मना कर दिया, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रीस्ट्रेन्ड ऑर्डर। ये रीस्ट्रेन्ड ऑर्डर और डीम्ड सीजर में फर्क क्या है? डीम्ड सीजर में जो सामान आप लेके आए हो ना, अपने पास लंबे समय तक रख सकते हो। पर रिस्ट्रेंट ऑर्डर की सिर्फ वैलिडिटी सिर्फ 60 डेज होती है। 60 डेज के बाद ये ऑर्डर हट जाता है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो आप ये 60 दिन में लेना पड़ेगा। सर ये कौन सा अदर केसेस होता है? अदर केसेस वो होता है जैसे कि मान लो अगर मेरे घर में सर्च हुआ, मेरे घर में सर्च होने पे अगर 20 किलो का गोल्ड मिला, और वो गोल्ड उनको पता है मेरा है, वो लोग सीज करना चाहते हैं, पर उतने में मेरी वाइफ ने क्या कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न दिखा करके बोल दिया कि ये सोना तो मेरा है। तो उनको पता है वाइफ का नहीं है, मेरा है, फिर भी वो सीज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि किसी ने क्लेम कर लिया तो वो उसको ऑर्डर दे सकते हैं, रिस्ट्रेंट ऑर्डर, की भैया तू डील मत करना, 60 दिन का समय लगा दे दे हमको, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे समझे क्या? समझे क्या? हाँ जी सर। उसके अलावा और छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या, आप पुलिस ऑफिसर्स वगैरह का यूज़ लेना चाहो तो पुलिस ऑफिसर्स का यूज़ ले सकते हो। आप एग्ज़ामिनेशन ऑन ओथ कर सकते हो। एग्ज़ामिनेशन ऑन ओथ मतलब क्या? याद करो जब रेड मूवी में ताऊ जी का रे के घर में रेड हुआ था, तब आप कोई भी पूछताछ करोगे ना, तो जो भी चीज़ आप लिखोगे वो एविडेंस बन जाएगा और उसको आप कोर्ट में यूज़ कर सकते हो, कोर्ट कचहरी में यूज़ कर सकते हो, एग्ज़ामिनेशन ऑन ओथ हो जाएगा। उसके बाद 3 प्रिजम्पशन होते हैं, 3 प्रिजम्पशन होते हैं जो आपके एप्लीकेबल होते हैं सर्च के दौरान। व्हाट आर द 3 प्रिजम्पशन? पहला, दैट द गुड्स बिलोंग टू द असेसी, जो जिसके घर पे रेड पड़ी है। दूसरा, दैट द कंटेंट ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एवरीथिंग इज ट्रू, जो भी चीज लिखी गई है वो सच है। तीसरा, अगर कोई सिग्नेचर मिला है या अगर कोई हैंड राइटिंग मिली है तो वो उसी पर्सन के ही है, उसी पर्सन का है जिसके घर में सर्च और सीजर हो रहा है। अगर कोई सिग्नेचर या हैंडराइटिंग मिली है तो वो उसी पर्सन का है जिसके घर में सर्च या सीजर हो रहा है। दोस्तों अब मेरे को ये बताओ कि जो आपने डॉक्यूमेंट सीज किया था उसको कब तक रिटेन करके रखोगे? जिंदगी में कब तक उसको रिटेन करके रखोगे? यू विल कीप इट फॉर 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग, फ्रॉम एंड ऑफ प्रोसीडिंग। जब आपका प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा, जब आप फाइनल अपना ऑर्डर दे दोगे ना, जो भी ऑर्डर है आपका, वो ऑर्डर दे दोगे ना, उसके बाद आपका 30 खत्म हो जाएगा। देखो दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपका 132 में सर्च होता है ना, उसके बाद जनरली आप क्या करते हो, 148 का नोटिस भेज देते हो कि हम 147 में आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करेंगे। जब भी आप या फिर अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप 144 का भी असेसमेंट कर सकते हो या 143(3) का भी असेसमेंट कर सकते हो। अब जब भी आप असेसमेंट कर लिए ना, तो इसका जो भी आपने ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर के बाद मैक्सिमम 30 दिन तक आप रख सकते हो। पर सिर्फ को और ज्यादा रखना है, तो और ज्यादा रखना है ना, तो आपको सीआईटी का और सीसीआईटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और साथ में 30 डेज में आपको सीसीआईटी का और सीआईटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और सॉरी सॉरी सीसीआईटी का और सीआईटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो अप्रूवल लेने के बाद आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? एक्सटेंशन मिल जाएगा। पर ये अप्रूवल के लिए ना आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि भैया ऐसा क्या हो गया जो सीज करने के बाद तूने पूरा
असेसमेंट खत्म कर दिया, उसके बाद भी अभी तेरे को क्या करना है, तेरे को और ज्यादा दिन रखने हैं। पर सर जब तक आप एक्सटेंशन दे के भी ना, ये ध्यान रखना, आपके सारे असेसमेंट प्रोसीडिंग जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद मैक्सिमम 30 डेज रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। रे बेचारे का क्या तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ये रखे हो अपने पास। पर एक बात सुनो मेरी बात, पहले तो तुमने नॉर्मल नॉर्मल सीजर मारा, उसके बाद जब तुमने एक्सटेंशन मांगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि जो चीज तुम सीज करके लाए हो उसका लीगल ओनर भड़क रहा है। तो अगर लीगल ओनर भड़क रहा है ना, तो वो क्या करेगा, अगर तुमने एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया सीसीआईटी या सीआईटी ने, तो ये लीगल ओनर सीबीडीटी के पास जाके चैलेंज कर सकता है कि भैया ये क्या एक्सटेंड कर रहे हैं, इतना समय इनको कम पड़ा क्या। तो जो लीगल ओनर है वो जाकर के क्या कर सकता है, केस कर सकता है। दोस्तों क्या तुमको मेरी बात समझी? हाँ सर। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, जब आपका सर्च और सीजर चल रहा है या उसके बाद क्या आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो प्रॉपर्टी का? दोस्तों प्रोविजनल अटैचमेंट मतलब क्या, आपने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तू मेरे मेरे परमिशन के बिना इसको डील नहीं कर सकता। क्या आप प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हो? लॉ ने बोला जी हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो ड्यूरिंग द सर्च एंड सीजर या फिर जब आपका सर्च का लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन था, द डेट ऑन विच द लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड। लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, जब आप पंचनामा बनाते हो, आप सर्च का जब पंचनामा बनाते हो ना, तो उसमें एक डेट लिखते हो, वो डेट जो है वो लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन होता है। उसके बाद भी 60 डेज तक आप क्या कर सकते हो, अटैचमेंट कर सकते हो। लेकिन अटैचमेंट तुम खुद नहीं करोगे, तुमको बड़े लोगों का जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे बड़े लोग कमिश्नर नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन विंग को पूछना पड़ेगा, असेसमेंट विंग का ऑर्डर नहीं आ सकता। तो डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर जनरल जो है, बड़े लोग, या प्रिंसिपल डायरेक्टर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है, वो लोगों के अप्रूवल के बाद तुम अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकते हो। और अटैचमेंट कब तक करोगे सर? अटैचमेंट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर दिया उसके 6 महीने तक आपका अटैचमेंट रहेगा। अरे तुमको समझ आ रहा है क्या? अरे तुमको समझ आ रहा है क्या कि मैं बकबक किए जा रहा हूं? सर ये प्रोविजनल अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोविजनल अटैचमेंट कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कितने समय के लिए कब कर सकते हो ड्यूरिंग द सर्च और सीजर और विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑन विच द सर्च वाज एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद आपने क्या बोला, आप किसके अप्रूवल से करोगे, डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर के अप्रूवल से करोगे। और कितने समय का अटैचमेंट रखोगे, आप उसको 6 महीने तक अटैच रख सकते हो। लेकिन ये जो अटैचमेंट है ना, ये पूरा का पूरा तभी करोगे अगर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, मतलब डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में है, वरना आप नहीं करोगे। दोस्तों यहाँ पे सर्च और सीजर के दौरान ना आपको वैल्यूएशन ऑफिसर की भी जरूरत पड़ती है। तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करोगे कि भैया वैल्यूएशन करके दे, क्या इसका वैल्यूएशन आ रहा है, और उसको अपना रिपोर्ट बना करके 60 डेज के अंदर देना पड़ेगा। एक सेक्शन आपने पढ़ा था असेसमेंट में कि वैल्यूएशन वाला 6 महीना लेता है, पर यहाँ पे आग लगी है भैया, तुम 6 महीना तक वैल्यूएशन नहीं करके दे सकते, तुमको 60 डेज के अंदर वैल्यूएशन करके देना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट मेरी बात समझना, अगर एक सीआईटी है, उसका इस प्लेस के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, मान लो मुंबई के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, और दूसरा सीआईटी है, एक सीआईटी ए हो गया, ये सीआईटी बी हो गया, इसका विराट कोहली के ऊपर जुरिस्डिक्शन है दिल्ली में, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये वाला जो सीआईटी ए है, इसका विराट कोहली पे जुरिस्डिक्शन है क्या? नहीं। पर वो क्या करना चाहता है, वो इस प्लेस पे क्या करना चाहता है, सर्च एंड सीजर करना चाहता है। तो आइडियली तो उसको जाकर के इसका परमिशन लेना चाहिए कि भैया तेरे बंदे के जगह पे मैं रेड मारने वाला हूं। अब अगर उसको लगता है कि अगर इससे ये मैं परमिशन लेने जाऊंगा ना, तो अननेसेसरी डीले होगा, जिससे इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का नुकसान होगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो सीधा सर्च एंड सीजर मारेगा। और सर्च एंड सीजर मार के जो भी वो सीज करेगा ना, वो उसको 60 डेज के अंदर कंसर्न्ड सीआईटी को भेज देगा, जो उसकी जुरिस्डिक्शन जिसके पास है, और वो सर्च एंड सीजर कर लेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि भैया नहीं नहीं तेरे पास पावर नहीं है ना, तो तू एक्शन मत ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने बोला तू सर्च और सीजर कर ले इस प्लेस पे, तेरे को जो भी चीजें तू सीज करेगा ना, वो किसको भेज देना, सीआईटी बी को भेज देना, वो हैंडल कर लेगा। अरे तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? अरे तुमको मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। उसके बाद एक ईबाई का केस लॉ था, एसआर बाटली बॉय का, मैंने आपको बताया था, उनके एम्प्लॉइज के कंप्यूटर सीज हो गए थे, लैपटॉप सीज हो गए थे। तो कोर्ट ने क्या बोला, भैया लैपटॉप जो सीज हुए ना, उसमें जिस क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है, जिस क्लाइंट के यहां से तुमको प्रॉब्लम है, उस क्लाइंट का ही डेटा लोगे, उसके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा क्लाइंट का डेटा आप नहीं ले सकते। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? जी हाँ सर। ये आपका पूरा का पूरा प्रोविजन सर्च का हो गया। आई होप दिस वॉज ओके फॉर यू। अब सर्च 132 में लिखा हुआ था, हाँ कि नहीं सर? अरे बोलो हाँ कि नहीं सर। सिमिलर एक सेक्शन है 132 ए, जो क्या कहते हैं, अच्छा एक बात समझना, 132 में सर्च करने के लिए आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अब ये जो रीजन टू बिलीव है ना, प्लीज मेरी बात सुनो, ये आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा राइटिंग में। पर ये जो रीजन टू बिलीव है ना, आप किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना तो किसी पर्सन को डिस्क्लोज करोगे, ना ही किसी अथॉरिटी को डिस्क्लोज करोगे। यू आर नॉट लाइबल टू डिस्क्लोज दिस टू एनीवन। तो क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? लिख इसीलिए रहे हैं ताकि अगर कल को कभी
कल को अगर कभी कांड हो गया, कांड के वाला, कल को अगर कभी कांड हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भैया देख मेरे पास रीजन था इसलिए मैंने रेड मारा। मान लो मैंने किसी पे रेड मार दिया तो असेसी, मान लो मैं ताऊजी पे रेड मार दिया, कौन सा ताऊजी, जो रेड वाला, रेड मूवी वाला ताऊजी था, वो रेड मूवी वाले ताऊजी ये नहीं बोल सकते मेरे को बता तेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, घंटा नहीं देना पड़ेगा मेरे को। हाँ, एक बार सर्च खत्म हो गया, असेसमेंट खत्म हो गया, अपील वगैरह में गए, वहां पे अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो मैं वहां पे डिस्क्लोज कर दूंगा। सिमिलरली सर उसके बाद हम आ जाते हैं 132A में। 132A क्या कहता है, तुम्हारे करने के पहले कोई और कर गया रेड, तुम्हारे करने के पहले अगर कोई और रेड कर गया, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे करने के पहले अगर मान लो किसी इंसान पे, मान लो अडानी पे किसी और अथॉरिटी ने अदर अदर लॉ के अंडर कोई और आकर के अगर रेड कर गया, तो उस केस में इनकम टैक्स आपको ये पावर देता है कि आप इनको बोलो कि भैया जो भी तूने सीज किया है ना वो चुपचाप किसको पहुंचा दे, जो भी तूने सीज किया है वो मेरे को पहुंचा दे। और जैसे ही तुम भेजोगे ना, जैसे ही तुम भेजोगे वो तुरंत के तुरंत, या फिर जब उसका काम खत्म हो जाए, तुरंत के तुरंत, या फिर जब उसका काम खत्म हो जाए, वो क्या करेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है सीज किया हुआ वो आपको भेज देगा। और जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा ना, तो ये मानेंगे कि आपने भी 132 वाला ही सर्च एंड सीजर मारा है। ये क्या होता है, रेक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और मनी बुलियन ज्वेलरी विच वाज सीज्ड बाय एनी अदर अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ। आप उनसे मान लो सीबीआई लेके चला गया पहला, तो आप सीबीआई से रिक्वेस्ट करके क्या कर सकते हो, आप उसको इसके पास मंगवा सकते हो। फिर कितने समय तक रखोगे सर, वही जो सेक्शन 132 में लिखा था कि आप 30 दिन तक रख लेना फ्रॉम द कंप्लीटमेंट कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, ये सारी चीजें लिखी हुई थी, समझे क्या। पर ये वाला रिक्विजिशन करने के लिए ना, ये वाला रिक्विजिशन करने के लिए भी आपको रीजन टू बिलीव चाहिए होगा, रीजन टू बिलीव के बिना रिक्विजिशन नहीं कर सकते। उसके बाद 133 भी इंपॉर्टेंट है, 132 बी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। जो आपने सर्च और सीजर करके ले आए, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। जो सर्च और सीजर करके आपने असेट को लाया, उसको क्या करोगे आप, यू विल अप्लाई इट अगेंस्ट व्हाट, जो भी आपकी कोई अगर एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट यूज कर लेना। या फिर जब आपका कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हो जाएगा, जब आप असेसमेंट कंप्लीट कर लोगे, तो उसमें जो भी पेबल आएगा उसमें यूज कर लेना, एग्जिस्टिंग जो भी लाइबिलिटी है और ये जो असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसमें। पर कभी कभी क्या होता है, हमने असेसी को एक पावर दे रखा है, जिसके यहाँ सर्च एंड सीजर मारा ना, उसको एक पावर दे रखा है कि जब तेरा सर्च ओवर हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर ना तू एक एप्लीकेशन दे सकता है, और एप्लीकेशन में ये असेट का नेचर एंड सोर्स समझा दे। अगर आपका जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है या जो असेसिंग ऑफिसर है, अगर वो सेटिस्फाइड है ना कि तुम्हारा जो सोर्स है उससे अगर सेटिस्फाइड है ना, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो असेट्स है उनको रिलीज करेगा। लेकिन रिलीज करने के पहले वो अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी एडजस्ट करेगा। सर रिलीज करने के पहले वो क्या करेगा, कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी एडजस्ट करेगा। पर सर रिलीज यूं ही नहीं होगा, रिलीज का एक टाइम लिमिट है कि तुम्हारा जब भी, रिलीज का एक टाइम लिमिट है सर, रिलीज का टाइम ये है कि 132 में जब भी आपका सर्च खत्म हुआ था ना, जो लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन था, उसके 120 डेज के अंदर रिलीज कर देना चाहिए। उसके बाद तुम नहीं करोगे, 120 दिन के अंदर कर देना, पहला। और दूसरा दूसरा रिलीज करने के लिए सर आप आईटी अपने लेवल पे नहीं कर सकता, उसको सीआईटी और सीसीआईटी का अप्रूवल लगेगा राजा, अप्रूवल के बाद ही वो रिलीज करेगा। लेकिन रिलीज करने के पहले एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी एडजस्ट कर लेना। मतलब मान लो अगर 1 करोड़ का कैश रिकवर सीज हुआ था और 9 करोड़ का असेट असेट जो है वो सीज हुआ था, और सामने वाले ने 30 दिन के अंदर 1 करोड़ का सोर्स बता दिया। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी क्या होती है सर, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी मतलब जिसके लिए डिमांड नोटिस ऑलरेडी निकल चुका है, 156 वाला डिमांड नोटिस ऑलरेडी निकल चुका है। मान लो 50 लाख की एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी थी, तो ये 50 लाख एडजस्ट करने के बाद आप 50 लाख रिटर्न कर दोगे। तो अब आपके पास कितने हैं, अब आपके पास बचे हुए 50 लाख कैश है और 9 करोड़ का असेट है, 9 करोड़ का असेट है। आप एक बात ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी में कभी भी एडवांस टैक्स नहीं आता है, एडवांस टैक्स को तुम एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी मत कहना। उसके बाद मैंने ये कहा कि भैया तुमने इतना इतना सब जब रिटर्न कर दिया, उसके बाद तुमने असेसमेंट किया, असेसमेंट करके अगर पता चला कि टोटल टैक्स लाइबिलिटी तो 5 करोड़ की है, तुम सीज करके कितना रखे थे, 9.5 करोड़, तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, 9.5 करोड़ माइनस 5 करोड़ जो इतने समय से तुम अपने पास रखे हुए हो, उस पर 0.5% पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कब से शुरू होगा, जब आपका लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन हो गया, उसके बाद 120 दिन के बाद आपका वो काउंटडाउन शुरू होगा, जब तक आप पैसा वापस नहीं कर देते। मतलब अगर आज मैंने सीज किया, आज मेरा सीज हुआ, तो उसके बाद 120 दिन के बाद वो काउंटडाउन शुरू होगा और मेरे को उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सर आप समझे क्या मेरी बात, अरे डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। यस, इस पे एक क्वेश्चन था, एक केस था, याद करो कि अगर एक असेसी है, असेसी के यहां से गोल्ड बार भी सीज हुआ, कुछ गोल्ड बार भी सीज हुए और कुछ पैसे भी सीज हुए। असेसी जो है ना, कह रहा है भैया जो असेट सीज हुए ना उनको बेच के वो गोल्ड बार का टैक्स लगा लो तुम। क्या क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी ये कर सकता है कि जो गोल्ड बार पे टैक्स लगने वाला है
वो बाकी एसेट बेच के लगा ले। लॉ ने बोला नहीं भैया, गोल्ड बार पे जो टैक्स लगने वाला है वो तो बाद में डिटरमाइन होगा, जब आपका असेसमेंट खत्म हो जाए। इट इज नॉट एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। पर सर सामने वाला ऐसा बोल क्यों रहा है ये एडजस्ट करने के लिए? वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो 234 बी और 234 सी जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है उससे बचना चाह रहा है। तुम्हारा एडवांस टैक्स पे भयंकर इंटरेस्ट लग जाएगा भाई। सर ये एक हेमंत कुमार सिंधु का केस लॉ था। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? यस सर। उसके बाद आ जाओ एक अगले बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे, 133 पे। 133 किस बारे में बात करता है? 133 बोलता है पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन। इन्होंने बोला भैया जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, वो जॉइंट कमिश्नर होते हैं, जो अपीलेट होते हैं, जो आपके डिप्यूटी कमिश्नर अपीलेट, जॉइंट कमिश्नर अपीलेट, ये लोग जो होते हैं, इन लोगों के पास एक पावर है, ये लोग इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। इनके पावर इतने इंपॉर्टेंट तो वैसे तो नहीं है। देखो ये सब मैंने डाल रखा है तुम लोगों के रेफरेंस के लिए फॉर ईज ऑफ, ताकि तुमको चीजें अच्छे से याद रहे, और बहुत टेबुलर फॉर्मेट में बना है। पर हाँ जी सर, कौन सा इंफॉर्मेशन तुम मंगवाओगे? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों। ये सब तो ठीक है, पर एक चीज देखो, आप ना पहले असेसी वाला पॉइंट देखो। आप किसी भी असेसी को ये बोल सकते हो कि भैया तूने अगर रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, कमीशन या रॉयल्टी पे किया है, या ब्रोकरेज पे किया 1,000 रुपए से ज्यादा, तो तू उसका डिटेल मेरे को दे दे। आप ये किसी भी असेसी को बोल सकते हो, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी और ब्रोकरेज। दूसरा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ना किसी भी इंसान से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हो जब इंक्वायरी या प्रोसीडिंग चल रही है। आप किसी भी इंसान से, इंक्लूडिंग बैंक ऑफिसर्स, बैंक के ऑफिसर्स को भी बोल सकते हो भाई इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि इंक्वायरी या प्रोसीडिंग चल रही है। लेकिन सर मान लो अगर प्रोसीडिंग कोई नहीं चल रहा है, आप बस अपने मर्जी से इंक्वायरी कर रहे हो, कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रहा है, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है ना, वो लोग इंक्वायरी कर सकते हैं ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीआईटी या डीआईटी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरी बात सुनो। लॉ ने कहा कि भैया देख, इंक्वायरी चल रही है, ये प्रोसीडिंग चल रही है, तो तू किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा ले। पर अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, तो सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, और तू कौन है? इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सीआईटी के नीचे का बंदा, मतलब जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। तो कर तो सकता है इंक्वायरी, तो बैंक ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मंगवा भी सकता है। लेकिन एक बारी जरा इनका बड़े बड़े लोगों का अप्रूवल ले लेना ना। अप्रूवल किसका ले लेना राजा? सीआईटी वगैरह का अप्रूवल ले लेना ना। ये वाला पॉइंट किसने कहा है? ये वाला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कहा। इस पे बतेरे क्वेश्चन आए हैं, और अगर उसके बाद सामने वाले ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो दिन का 100 रुपए का फटका लगेगा। दिन का 100 रुपए का फटका लगेगा। समझे क्या मेरी बात? हाँ जी सर। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 133 ए पे। सेक्शन 133 ए किस बारे में बात करता है? सर्वे के बारे में। इस चैप्टर का मोस्ट लाइकली द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 133 ए। 133 ए बात करता है सर्वे के बारे में। उसके बाद आपका 133 ए के बाद 133 बी आता है, जो बात करता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में 133 ए बात करता है सर्वे के बारे में, 133 बी बात करता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। 133 ए का सर्वे कौन करता है? कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी। सर इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब कौन से लेवल तक? सीआईटी तक का। सीआईटी के ऊपर का बंदा नहीं। सर्वे मतलब सर आप ये समझो, बस मेरे को जाकर के क्या करना है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। क्या कलेक्ट करने? इंफॉर्मेशन। तो सीआईटी लेवल तक का बंदा एक चीफ कमिश्नर का या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का अप्रूवल लेने के बाद आप क्या कर सकते हो? सर्वे कर सकते हो। सर मैं सर्वे कौन से एरिया का करूंगा? या तो जिस जिस एरिया में मेरा जुरिस्डिक्शन है उस एरिया का करूंगा, या वो इंसान जिस पे मेरा जुरिस्डिक्शन है उस इंसान के किसी भी एरिया पे मैं करूंगा। कौन से एरिया पे सर्वे करूंगा? जिस एरिया में मेरा जुरिस्डिक्शन है उस एरिया पे, या जिस इंसान पे मेरा जुरिस्डिक्शन है उसके किसी भी एरिया पे मैं क्या करूंगा? सर्वे करूंगा। सर सर्वे किस चीज पे करते हो? सर सर्वे आप कहां का करते हो? सर्वे आप उस प्लेस का करते हो जहां पे कोई बिजनेस या प्रोफेशन या किसी भी तरह का चैरिटेबल एक्टिविटी कैरी हो रहा है, वहां पे आप सर्वे करते हो। बिजनेस जहां पे हो रहा है या प्लेस हो रहा है, वहां पे आप क्या करोगे? आप जाकर के सर्वे करोगे, मतलब उस जगह पे जाओगे, आप उस इंसान को बोलोगे कि भैया मेरे को इंस्पेक्शन करवा के दे, मेरे को तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है, मेरे को तेरे कैश का, स्टॉक का, ज्वेलरी का, सारा कुछ का डिटेल चाहिए। तो सर्वे क्या लिखा हुआ है? एन इनकम टैक्स अथॉरिटी एंटर एनी प्लेस ऑफ एरिया असाइन टू हिम on any place occupied by any person with respect to whom he exercises jurisdiction। जिस इंसान पे तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है, जहां पे बिजनेस या प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी कैरी हो रहा है, और वहां के लोगों को बोल सकता है कि मेरे को बुक्स इंस्पेक्ट करवाओ, या कैश या स्टॉक वेरीफाई करवाओ, या फिर मेरे को वो इंफॉर्मेशन दो जो मेरे को चाहिए। सर जब हम बोल रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन सर्वे करने, याद करो नीचे फ्लोर में मेरा दुकान है, मेरा दुकान है, ऊपर फ्लोर में घर है। सर्वे करने के लिए आए, तो सर्वे करने के लिए जब आए तो क्या ऊपर आ सकते हैं घर के? जहां जी हाँ, वो ऊपर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स बिजनेस प्लेस
where business or profession is carried on include such place where the books of accounts are kept। मान लो धंधा नीचे होता है पर किताब ऊपर रखी हुई है, तो ऊपर वाले फ्लोर में भी सर्वे कर सकते हैं, आप ऊपर वाले फ्लोर में भी आ सकते हो। सर सर्वे फिर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, सर्च जितना नहीं है पर फिर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे के लिए कब एंटर करोगे? अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन कैरी हो रहा है ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स के समय एंटर करोगे। उसके अलावा जो प्लेसेस है ना, वहां पे सूरज उगने के बाद और शाम ढलने के पहले घुस जाना, सनराइज के बाद और सनसेट के पहले घुस जाना। लेकिन सर ये घुसने की बात है, जब घुसना कब है वो ये बताएगा। अच्छा अब ये बताएगा, ठीक है। निकलना कब है ये नहीं बताएगा। तो आप जब भी आपका काम खत्म हो जाए तब आप निकल करके आ सकते हो, पर एंट्री कब लेनी है आपको? इस समय पे लेनी है। हमेशा याद रखना बिजनेस और प्रोफेशन जहां पे हो रहा है वहां पे बिजनेस आवर्स में, उसके अलावा रीजनेबल आवर्स पे। अब मेरी बात समझो, अगर बिजनेस और प्रोफेशन वाली जगह है, बिजनेस और प्रोफेशन वाली जगह है, तो वहां पे बिजनेस आवर्स ही देखना, उसके अलावा कुछ मत देखना। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, ये तो हो गया आपका नॉर्मल सर्वे। एक स्पेसिफिक सर्वे था जहां पे आप टीडीएस और टीसीएस का कंप्लायंस अगर चेक करना चाहते हो तो उसमें भी आप वो जगह पे एंटर कर सकते हो जहां बिजनेस और प्रोफेशन चल रहा है। शर्त ये है कि सनराइज के बाद और सनसेट के पहले एंटर करना, और आप सामने वाले को बोल सकते हो भैया इंस्पेक्शन करवा या डॉक्यूमेंट से। लेकिन एक बात ध्यान से रखना, याद रखना, यहां पे बिजनेस आवर्स नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट। इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। टीडीएस और टीसीएस सर्वे के लिए हमने बिजनेस आवर्स नहीं लिखा, हमने लिखा आफ्टर सनराइज। आफ्टर सनराइज बिजनेस आवर्स सिर्फ कहां पे लिखा? जहां पे बिजनेस और प्रोफेशन हो रहा है नॉर्मल सर्वे के केस में। उसके बाद मैंने क्या कहा? आईटीए के और सुनो, इसके अलावा और क्या प्रोविजन है सर? और प्रोविजन ये है कि आपका अदर पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या होता है? व्हाट आर द अदर पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी? अदर पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी इज दैट आइडेंटिफिकेशन। सर्वे कर रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सर क्या हम सर्वे के वक्त जब्त कर सकते हैं? वैसे सुनने में अजीब लगेगा, पर सर्वे के समय सिर्फ आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स जब्त कर सकते हो, इंपाउंड कर सकते हो। आप बाकी मनी, ज्वेलरी, वैल्यूएबल बुलियंस वगैरह जो है उसको सीज या उसको इंपाउंड नहीं कर सकते। और वही वाली बात कि 15 दिन तक रखना, उसके ऊपर रखने के लिए सीआईटी और सीसीआईटी का अप्रूवल लगेगा। आप इन्वेंट्री बना के आ जाओगे कि कितना कैश मिला, कितना स्टॉक मिला, और आप सामने वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे। पर एक बात याद रखना, सर्वे के वक्त, सर्च के वक्त जो स्टेटमेंट होता है ना, वो एग्जामिनेशन ऑन ओथ होता है। सर्वे के वक्त एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं होता है। मतलब क्या? ये वाला एविडेंस, ये वाली बात कल को एविडेंस यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सामने वाला बोल गया कि नहीं नहीं भैया मेरे को तो, नहीं नहीं भैया मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो उस केस में आप सर्वे, मैं तो प्रेशर में आकर के बोल गया, तो उस केस में ये एविडेंस जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, एकदम फालतू हो जाएगा। पर एक चीज याद रखना, आप ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हो, पर और कोई भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, एक और चीज था, सर्वे अगर आपने फंक्शन में बहुत बड़ा खर्चा कर दिया, लुकिंग एट द नेचर एंड स्केल ऑफ एन एक्सपेंस, अगर वो ओपिनियन में है कि इट इज नेसेसरी, तो फंक्शन खत्म होने के बाद वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, मतलब सर्वे कर सकता है। शादी में बुलाओ और इनकम टैक्स ऑफिसर को और हो हल्ला करके शादी करो, पता चलेगा आपको। सर ये 133 ए था सर्वे का। उसके बाद 133 बी किसके बारे में बात करते हैं? पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन। सर्वे अलग है, मैं जाके इंफॉर्मेशन ला रहा हूं। 133 बी में मैं मांग रहा हूं भाई इज्जत से, सर एओ में फॉर कलेक्टिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। यहां पे मैं जा रहा हूं लेकिन यहां पे मेरे पावर्स बहुत कम है, यहां पे मेरे को क्या करना है, मेरे को इंफॉर्मेशन लेना है सर। तो मैं एंटर करूंगा किसी भी प्लेस या बिल्डिंग को जो मेरे एरिया के अंदर आता है, पर ये सिर्फ वही जगह पे जहां बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड है, एंड रिक्वायर देम टू व्हाट, टू फर्निश द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जाके मैं इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूं, लेकिन यहां पे शर्त ये है कि सिर्फ बिजनेस आवर्स के अंदर एंटर करना। दोस्तों देखो, आप यहां पे बिजनेस बिफोर सनराइज और सनसेट एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ बिजनेस आवर्स में एंटर करोगे। मतलब देखो सर, सर्वे में आप बिजनेस और प्रोफेशन वाली जगह भी जा रहे हो और वहां भी जा रहे हो जहां बुक्स रखे हुए, पर यहां पे आप सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन वाली जगह पे जा रहे हो, तो बिजनेस आवर्स का ध्यान रखना। अगर बिजनेस आवर्स आपका सन रात का है तो आप उस पे ध्यान रखना, आप सनराइज और सनसेट को ध्यान मत रखना। पर यहां पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स तक भी नहीं रिमूव कर सकते, कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। दोस्त ध्यान रखना, 133 ए जो है ना वो आईटीए का पावर है, लेकिन 133 बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ असेसिंग ऑफिसर का पावर है, मतलब एकदम छोटे लेवल के ऑफिसर्स का है। मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनाया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है बेहतरीन। आपको अगर याद होगा तो एक कैफे वाला क्वेश्चन है, गुड ब्रू कैफे, ऐसा कोई क्वेश्चन है। 133 ए नॉर्मल सर्वे, 133 ए टू ए टीडीएस टीसीएस वाला सर्वे, और 133 बी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहां पे क्या है? जनरल सर्वे, टीसीएस सर्वे, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो 133 ए पढ़ो, ऐसे पढ़ते हैं, सीधा सीधा पढ़ते हैं। ये इनकम टैक्स अथॉरिटी करेगा,
डीजीए के सीसीआईटी के अप्रूवल से ये बिजनेस आवर्स के अंदर आप एंटर कर सकते हो। देखो, आप बिजनेस और प्रोफेशन वाली जगह कब एंटर करोगे? बिजनेस आवर्स के अंदर। और बाकी जगह कब एंटर करोगे? सनराइज और सनसेट के को ध्यान रखते हुए। क्या आप इंपाउंड कर सकते हो? हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स। जब आप सर्च टीसीएस वाला सर्वे कर रहे हो ना, बात वही है, लेकिन यहां पे आप बिजनेस और प्रोफेशन में भी आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट एंटर करोगे। आप बिजनेस और प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में भी आफ्टर सनराइज और सनसेट एंटर करोगे। सर, इनसे फर्क क्या पड़ता है? एक क्वेश्चन है, अगर आप वो सॉल्व करोगे तो आपको इसके बाद करोगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे आप कोई और प्लेस एंटर नहीं कर सकते और आप इसमें इंपाउंड भी नहीं कर सकते, सर्वे में भी इंपाउंड नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो सर? कहां लिखा है? ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है, इन केस ऑफ सर्वे इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट इंपाउंड बुक्स एंड मेक इन्वेंट्री। अरे तुम टीसीएस का सर्वे करने जा रहे हैं, उसमें बुक्स क्या इंपाउंड करना है तो नहीं कर सकता। पर अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना, तो ये पावर एओ के पास है। इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, पर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में जा सकते हो। ना तो आप इंपाउंड रिटेन कर सकते हो, ना ही एंटर कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन जो है आपके बुकलेट, आपके क्वेश्चन बैंक में, प्लीज वो क्वेश्चन कर लेना, तो आपको ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पक्का हो जाएगा। देखो दोस्तों, 133 134 आप पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 136 इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या था? इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला। क्या आपको समझ आया दोस्तों? तो दोस्तों ये था आप लोगों का रिवीजन वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को बहुत प्यारा लगा होगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत शिद्दत से बनाई है। पर ये मेरा सबसे पहला रिवीजन वीडियो था आपके डायरेक्ट टैक्स का, और आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट टैक्स इज द न्यू थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड। इन डायरेक्ट टैक्स का ये पहला रिवीजन वीडियो था, तो आप बस ये सोचिए कि आने वाले जब तीसरा चौथा रिवीजन होगा तो कितना प्यारा रिवीजन होने वाला है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई नीड योर सपोर्ट। तो अगर आपको वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगा, सो डू मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो लाइक करना है, कुछ भी नहीं जाने वाला तुम्हारा। दूसरा, कमेंट करना। इतनी समय, इतना लंबा वीडियो था, आप लोग एक बार 1 मिनट निकाल के बस जाके कमेंट करके अपना जेन्युइन फीडबैक देना कि कैसा लगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जेन्युइन फीडबैक मतलब अच्छा। अगर आपको लगता है सर हम वीडियो में ये कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं जिससे वीडियो इंप्रूव हो, तो जरूर लिख देना, मैं जरूर उस पर एक्ट करूंगा एंड आई विल मेक श्योर दैट इट गेट्स इंप्रोवाइज्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थर्ड, डू मेक श्योर दैट इफ यू लाइक द वीडियो यू पिक दिस एंड सेंड इट इन सम ग्रुप और टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स कि भैया ये रेफर कर लेगा तो भी तेरा डीटी का रिवीजन हो जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज योर सीए बडी साइनिंग ऑफ।